वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू लेसन नंबर 7 शरीर क्रिया विज्ञान खेल और चोटें यानी फिजियोलॉजीज एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और आज हम बात करेंगे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले हैं और व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या हृदय और आपकी श्वास प्रणाली पे क्या असर होता है एक्सरसाइज का। यही नहीं क्या एजिंग के कारण क्या रिजल्ट होता है, क्या फर्क आता है, उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज लचकता को निर्धारित करने वाले आपके क्रियात्मक कारक यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 1 आता है इसमें। इसमें पहला आता है आयु और लिंग यानी एज एंड जेंडर। उम्र के बढ़ने के साथ गति और लचक की सीमा घट जाती है। वयस्क की तुलना में बच्चों में अधिक लचक होती है। लिंग भी लचक को प्रभावित करता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में अधिक लचीली होती हैं हमारी लेडीज या महिलाएं। नंबर 2 बात करें मसल स्ट्रेंथ के बारे में। तो जब एक मांसपेशी जो है वो ठीक से फैली होती है तो संबंधित जोड़ अधिक लचीले हो जाते हैं और लचक की सीमा बढ़ जाती है। कमजोर मांसपेशियां लचक की पूरी श्रृंखला को रोकती हैं। इसी प्रकार मांसपेशियों की शक्ति लचक को भी प्रभावित करती है और इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स के बारे में यानी मांसपेशियों के फैलाव के बारे में। जो गहरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जैसे प्रवानी हो गया, टेंडन लचक हो गया, इनकी जो सीमा है उसको सीमित कर सकते हैं हम। जो आपकी मसल्स हैं जितनी आराम से फैल जाएंगी उतनी ही उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। जितना वो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगी उनके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जोड़ की संरचना दैट इज जॉइंट स्ट्रक्चर। देखा जाए तो मानव शरीर में कई विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं। कुछ जोड़ों में अन्य के अपेक्षा अधिक गति करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पे देखो आपके जो कंधों के जोड़ हैं, कंधे और कंधों में आपके आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो आपको बॉल को थ्रो करने में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितनी आसानी देते हैं। जितना आपका जॉइंट स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा उतना ही आप मूवमेंट अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोई प्रीवियस इंजरी की। अगर प्रीवियस इंजरी की बात की जाए तो मांसपेशियां और जो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर चोट लगने से काफी प्रभाव पड़ता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर और हो सकता है कि जो व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कुछ हद तक या काफी हद तक कम हो जाए। नेक्स्ट आया आपका इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मीन्स आंतरिक परिवेश। अगर आंतरिक परिवेश की बात की जाए तो एथलीट की आंतरिक जो पर्यावरण है वो लचक की सीमा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए रात की नींद के बाद जागने के तुरंत बाद लचक कम हो जाती है। 10 मिनट का गर्म यानी शरीर को आप जो वार्म करते हो स्नान करने से तापमान और लचक की सीमा बढ़ जाती है। ये था आपका फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हृदय प्रणाली एवं श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव। अगर हम बात करें तो हृदय नालिका जो है वो आपके व्यायाम के प्रभावों को किस तरह से लेती है। हृदय तथा श्वास संबंधी जो प्रणाली है वो तीव्र व्यायाम के दौरान और तुरंत बाद आपकी जो परिवर्तन है उससे गुजरती है। व्यायाम करते समय मांसपेशियां द्वारा ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है। इस मांग को पूरा करने के लिए हृदय तथा श्वास संबंधी प्रणाली द्वारा कुछ अल्पविधि यानी छोटे वर्क के लिए या बड़े टाइम के लिए कुछ चेंजेस आते हैं यानी इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात करें तो नंबर 1 आता है इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। जो हमारा इमीडिएट आता है आपके पास दैट मीन्स हृदय जो प्रशिक्षण है दैट जब भी हार्ट बीट करता है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स। इसका मापन जो है लीटर प्रति मिनट के हिसाब से किया जाता है। दैट मीन्स हृदय आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट हो गया या स्ट्रोक्स वॉल्यूम हो गया, वो डिटरमाइन करेगा कि किस हद तक आपका जो हृदय है वो बीट किया है। और जो आपकी कार्डियक आउटपुट है वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाती है। लगभग जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो आपकी 5 मिलीलीटर प्रति मिनट जो है वो हृदय को आउटपुट दे रही थी, कार्डियक आउटपुट निकाल रही होती है, जबकि आप एक्सरसाइज करते टाइम इसको 20 से 40 प्रति मिनट तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 इंक्रीज इन द हार्ट रेट। अगर इंक्रीज इन द हार्ट रेट की बात की जाए तो व्यायाम का एक अल्पकालिक प्रभाव ये भी है कि इससे जो है हृदय की गति वो बढ़ जाती है। व्यायाम की तीव्रता के अनुसार 72 धड़कन पर मिनट की औसत हृदय गति
से बढ़कर अधिकतम तक बढ़ जाती है। ये बढ़कर 220 धड़कन पर मिनट तक भी हो सकती है। इतना फास्ट भी आपका हार्ट बीट कर सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। नंबर 3 बात की जाए इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जहां तक देखा गया है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो आपका होता है 180/80 mmHg। वो बढ़ भी सकता है, जिसकी रेंज आ सकती है 140/90 mmHg की रेंज भी होती है। व्यायाम के दौरान जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़कर 200 mmHg से भी अधिक हो जाता है, लेकिन जो आपकी तीव्र व्यायाम के दौरान डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो सामान्य तौर पर अपरिवर्तित ही रहता है। आगे बात करें श्वसन प्रणाली पे इसका क्या असर पड़ता है, तो इट अवॉइड्स दी सेकेंड विंड। अगर सेकेंड विंड की बात की जाए तो ये एक जो शुरुआत करने वाले एक व्यायाम के दौरान जो सेकेंड विंड महसूस हो सकती है, लेकिन एक एथलीट इसे अपनी गतिविधि के दौरान महसूस नहीं कर पाता। जो आपकी सांस की प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक ये दूर करता है। नंबर 2 इंक्रीज इन द वाइटल एयर कैपेसिटी। इसका मतलब है वाइटल कैपेसिटी का जो मतलब है वो सबसे बड़ी मात्रा में हवा में जिसे गहरी संभव सांस लेने के बाद फेफड़ों से निकाला जा सकता है उसे कहा जाता है। व्यायाम के माध्यम से भारी काम करने से व्यक्ति के शरीर की महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ती है और नियमित व्यायाम के साथ 3500 से 4500 सीसी के सामान्य मूल्य की वाइटल जो कैपेसिटी है वो लगभग 5500 तक की सीसी कैपेसिटी तक बढ़ सकती है। आगे बात करते हैं इंक्रीज इन एंड्योरेंस की। अगर बात की जाए तो रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी जो सहन शक्ति है उसमें भी इजाफा होता है, वो भी इंक्रीज होती है। नंबर 4 फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि, दैट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट। जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते जाते हैं आपका जो चेस्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और जो लंग्स की कैपेसिटी है, क्योंकि लंग्स का जो इनटेक और अपटेक है वो ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो उनके साइज में भी इजाफा होता है। यही नहीं, देयर इज एन इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। टाइडल एयर कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल जो कैपेसिटी होती है वो एक समानतः सांस लेने और एक समानतः सांस छोड़ने के बाद उनकी आयतनों के बीच जो अंतर जो बचती है कैपेसिटी उसको कहते हैं। दैट मीन्स जो बची कुची वॉल्यूम आपके लंग्स में होती है जब आप सांस छोड़ भी चुके होते हो उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आराम करने वाले वयस्कों में सामान्य टाइडल मात्रा जो होती है वो 500 से 600 मिली होती है, जबकि नियमित व्यायाम करने के बाद टाइडल मात्रा काफी हद तक हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो अगला आता है हमारे पास इंक्रीज इन द रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, दैट इज अपशिष्ट वायु की सदना में वृद्धि। यदि कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसकी जो अवशिष्ट वायु की मात्रा है वो अन्य के मुकाबले काफी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है श्वसन दर की कमी, दैट इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये निश्चित है कि जब कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति व्यायाम आरंभ करता है तो उसके श्वसन दर बढ़ जाते हैं। एक बार तो उसकी मात्रा जरूर बढ़ेगी, परंतु जब वह व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है तो श्वसन दर अन्यों के तुलना में कम हो जाती है। इसके अलावा ये आपके स्ट्रेंथन करता है डायफ्राम और मसल्स को भी, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करता है एक्सरसाइज। अनयूज्ड एल्वियोलाइज बिकम एक्टिव। जो आपकी फेफड़े जो आपकी एल्वियोलाइज सांस लेने में अक्षम होते हैं, जो नहीं कर पा रहे होते हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है, यहाँ पे वो एल्वियोलाइज आपके एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम डिजीज, कई बीमारियों से आपकी एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है बचाने में, यहाँ तक कि रिकवरी करने में भी आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाती है अपने एक्सरसाइजेस के माध्यम से। अब हम बात करते हैं मांसपेशी प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव के बारे में। तो इसमें से नंबर 1 आता है हमारा मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन द मस्कुलर स्ट्रेंथ। नियमित व्यायाम से जो मांसपेशियां हैं उनकी शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हम जिस तरह की भी शारीरिक गतिविधि या खेल में हिस्सा लेते हैं उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 2 आता है आपका मसल मास। अगर मसल मास की बात की जाए तो नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की कोशिकाएं बढ़ती हैं, जिससे उनकी आकृति व आकार में परिवर्तन होता है। लंबे समय तक व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियों के अंदर जो है
वो शेप और जो मास है वो अच्छे से बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो मसल स्टोर्स से पहले आता है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो नियमित व्यायाम से मांसपेशियों के बीच तालमेल बढ़ता है। व्यायाम करने से ये तालमेल मजबूत बनता है और व्यायाम जो है वो मांसपेशियों को अधिक क्षमतापूर्ण और प्रभावी करके कार्य करने में, प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं मसल स्टोर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि आपका पॉइंट नंबर 4, यानी नियमित व्यायाम द्वारा जो आपकी ऊर्जा है वो उत्पादन के लिए मांसपेशियों से ऑक्सीजन की मात्रा के उपयोग में भी बढ़ोतरी करती है। इसके ही द्वारा जो प्राप्त मांसपेशियां हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो आपके पावर हाउस ऑफ सेल है उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और आपका जो सेल्स की काम करने की क्षमता है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। अगला बात करें तो अगला है आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, यानी काफी हद तक जो नियमित व्यायाम है वो आपकी मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाती है और इसीलिए मांसपेशियों से कम मात्रा में लैक्टिक अम्ल निकलता है। इस प्रकार जो है वो मांसपेशियां बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकता में सुधार। तो ये पाया गया है कि नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर व्यायाम ना करने वाले व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा ज्यादा लचीला होता है। लास्ट पॉइंट आता है आपका इंक्रीज इन द एनर्जी लेवल। क्या आपका इंक्रीज आता है एनर्जी लेवल में? नियमित व्यायाम से नाड़ियों के चलने की गति बढ़ती है, जिससे प्रतिक्रिया जो समय है वो कम होता है। ये नाड़ियां जो है मोटर तंत्रिका के जरिए तंत्रिका तंत्र के पेशी तंतु तक तेजी से चलती हैं। दैट मीन्स हो ना हो आपकी एनर्जी लेवल्स में काफी बढ़ोतरी करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी एजिंग से आपकी बॉडी में क्या क्या असर आते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं हम जो चेंजेस है, जो एजिंग है ये आती है हर इंसान में। आयु बढ़ना एक अनिवार्य और बहुत ही जटिल यानी बहुकारकीय प्रक्रिया है। ये अंग प्रणालियों और तंतुओं की क्षय होने की अवस्था है, यानी अब आपकी जो मसल्स हैं कुछ टोन होंगी, कुछ आपकी मसल्स डेड होनी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। आगे बात करते हैं आयु बढ़ने के कारण आपके जो शरीर है उसमें कहाँ चेंजेस आते हैं। नंबर 1 चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, आपकी जो मांसपेशियां आकार है, ताकत है, उसमें बदलाव आता है। बुढ़ापा शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ता है और मांसपेशियां इसका अपवाद नहीं है। 30 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों के अंदर जो है वो सेल बिल्डिंग का काम जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही मांसपेशियों की शक्ति में भी कमी आ जाती है। उम्र के साथ मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और अपने कुछ क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र खो देती हैं। मांसपेशियों की तंतुओं की संख्या कम हो जाती है और जो रह जाते हैं वे आकार में छोटी हो जाती हैं। नंबर 2 बात करते हैं हम चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, यानी चाय चापन क्रिया के अंदर और संरचना में जो परिवर्तन आता है उस बारे में। समय के साथ शरीर को आमतौर पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चाय चापन जो है वो धीमे हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हार्मोन परिवर्तन होता है और जिसका परिणाम स्वरूप शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और मांसपेशियां कम हो जाती हैं। 75 वर्ष की आयु तक शरीर में वसा का प्रतिशत आमतौर पर जो युवा वयस्क है उनकी तुलना में दुगना हो जाता है। दैट मीन्स अब आपका जो फैट लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन द बोन डेंसिटी, यानी जो आपकी मांस जो हड्डियां हैं उनमें भी जो डेंसिटी है यानी सघनता है उसमें बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है? जो उम्र है, उम्र की प्रगति के कारण हड्डियों जो है कम घनी होनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने की अधिकतम संभावना बन जाती है। आंशिक रूप से हड्डियां कम घनी हो जाती हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम कम होता है, जिससे हड्डियों की मजबूती जो है वो काफी हद तक प्रभावित होती है। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि शरीर जो है वो खाद्य पदार्थ से कम कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। साथ ही विटामिन डी का जो स्तर है वो भी बॉडी में काफी हद तक कम हो जाता है, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है। कुछ हड्डियां दूसरों की तुलना में कमजोर होती हैं जबकि कुछ थोड़ी ठीक रहती हैं और बेसिकली आपकी हार्ट बीट के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है, इसीलिए उम्र के साथ साथ वो कैल्शियम आपकी बॉडी से वो हड्डियों से वो लेती रहती है।
सो एडवाइस किया जाता है आफ्टर द एज ऑफ 30 कि आप कैल्शियम जो है वो बाहर से टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं तो जरूर लें।